नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि 140 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। और पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या फिर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है history4stenographer@gmail.com। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पार्लियामेंट रिपोर्ट यानी कि लोकसभा का जो स्किल टेस्ट होने वाला है उसका दिसंबर में शेड्यूल कर दिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल, जो भी आपके पास 2.5-3 महीने का समय बचा हुआ है, बिल्कुल तैयार हो जाइए। 2.5-3 महीने तो हमने ज्यादा बोल दिया, जो भी 60 दिन का समय बचा है 2 महीने का, उसके लिए आप बिल्कुल रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, आपके हिसाब से जितने भी आपकी स्पीड है, चाहे आप 160 लिखते हो, 140 लिखते हो या 150 लिखते हो, हमने अपने चैनल पे, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, आप उसके हिसाब से वहां पे डिक्टेशन डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर ले सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन को लेकर भारत सरकार ने चिंता व्यक्त कर गैर सरकारी संगठनों को अपने विश्वास में लेने की भरसक कोशिश कर रही है, और उनसे साफ साफ कह दिया गया है कि जो कुछ कहना है यहीं पर कह लीजिए, वहां पर जाकर हमको एक स्वर में बात करना है। लेकिन अमीर देशों के खिलाफ दूसरी दुनिया के देशों को एकत्र करने की जो कोशिश करनी चाहिए थी, वह कोशिश नहीं की गई है। हो सकता है कि वहां पर इन मुद्दों पर आधारित सहमति एक हद तक हो भी जाए। आज हमको अमीर देशों से अपने अधिकार सुरक्षित रखने की बहुत जरूरत है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि महिलाओं से संबंधित सामाजिक मुद्दों के बारे में हमको तैयारी कर लेना चाहिए। एकत्रित सभी महिलाएं सम्मेलन के बारे में कुछ बोल रही हैं। आपको उनकी बात सुनना चाहिए। वैसे मेरे विचार से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूरी तरह से बेकार नहीं होते हैं, बल्कि विचार विमर्श और आदान प्रदान का महत्वपूर्ण मौका होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न विरोधाभासों के इस दौर में निश्चय ही सम्मेलन में इससे ज्यादा कुछ होगा। फिर भी इसमें जो तय होगा वह हमारे देश के भाव, सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों पर निश्चित रूप से असर डालेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन की तैयारी का अंतर ही इस बात की पुष्टि के लिए काफी है। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि सन 1975 में एक छोटा सा प्रतिनिधिमंडल मैक्सिको गया था। फिर सन 1985 में प्रतिनिधिमंडल के रूप में करीब 200 गैर सरकारी संगठन की महिलाएं भी नैरोबी भेजी गई थीं। मैं अनौपचारिक तौर पर कह सकता हूं कि अब तक चीन में 10 साल के भीतर सरकारी प्रतिनिधि मंडल की संख्या कम से कम 100 से ऊपर हो चुकी होगी। इसमें से संयुक्त राष्ट्र संघ का पैनल अलग रखा गया है। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि भारतीय महिलाएं बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इस सम्मेलन में सरकारी संगठन के अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों की 2000 महिला प्रतिनिधि वहां पहुंच चुकी हैं। इस सम्मेलन में विदेशी दानदाता एजेंसियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर तक की भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था। मैं महसूस करता हूं कि भविष्य में इन महिलाओं की ओर से उठाई गई आवाज का निश्चित और सोचा समझा असर जरूर पड़ेगा। महोदय, मैं समझता हूं कि हमारे देश में नारी को मानव समाज की अस्मिता माना जाता रहा है। एक दृष्टिकोण यह भी है कि देश और समाज का अस्तित्व उस पर टिका हुआ है। दूसरा दृष्टिकोण यह भी हो सकता है कि वह सृष्टि की सनातन शक्ति है। सामाजिक स्तर पर मानव समाज के सर्वांगीण विकास में नारी का योगदान किसी भी दृष्टि से कम नहीं रहा है। स्वाभाविक रूप से घर, परिवार, समाज और राष्ट्र की समग्र चेतना एवं स्वरूप को प्रभावित करने वाली नारी की भूमिका का आभास सामाजिक स्थान, समाज और राष्ट्र निर्माण में नारी की सत्ता अखरती रही है। इसके मूल में पुरुष का स्वयं को सृष्टि का कारण मानना हो सकता है। इसलिए वह नारी को हर क्षेत्र में अपने समान मानने से इनकार करते हुए गंभीर न्यायपूर्ण दृष्टि को नजरअंदाज करता रहा है।
नारी की स्वतंत्रता और सभ्यता के विकास में बड़ा प्रत्यक्ष संबंध है। अगर मानव सभ्यता के विकास के बारे में एक नजर डालें तो पाएंगे कि सृष्टि के प्रारंभ में मानव जंगलों में रहता था, न उसके पास घर था और न ही परिवार के नाम पर कोई व्यवस्था। इसके अतिरिक्त कपड़े भी नहीं हुआ करते थे। निर्वस्त्र रहकर वनों में विचरण रहता था, केवल उदर पोषण के लिए शिकार किया करता था। धीरे धीरे मानव कबीलों में रहने लगा। यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित न होगा कि इसी दौरान नारी पर बंधन लगना आरंभ हो गया। दूसरी बात यह कि नारी के प्रति भेदभाव बरतना शुरू हो गया। मेरे ख्याल से यह मुक्त नारी पर अंकुश लगाना ही था। कबीले का मुखिया स्त्री पुरुष संबंध के निर्धारित करने लगा। यही कालावधि थी जिसमें कबीले का पुरुष हर किसी महिला से संबंध बनाने के लिए आजाद न था, लेकिन कबीले की महिला को इस बात की स्वतंत्रता नहीं रही कि वह किसी पुरुष से संबंध स्थापित कर सके। इस तरह धीरे धीरे परिवार व्यवस्था का उदय हुआ। मनुष्य ने इस प्रकार के दौरान अपना काफी विकास कर लिया था। इसी दौरान जहां बड़े बड़े राज्य हो गए, दूसरी ओर वहीं युद्ध होने लगे। इस उदय के चलते महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए। परिणाम स्वरूप यह एक और सती प्रथा, प्रदा प्रथा जैसी कुप्रथाओं को का जन्म हुआ, तो दूसरी ओर विधवा और पुनर्विवाह पर रोक लगी। इसी तरह नारी शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नारी को एक प्रकार की वस्तु समझा जाने लगा और वह घर में कैद होकर रह गई। आदरणीय महोदय, मैं जिस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ वहाँ एक नवीन अस्पताल बनकर तैयार है, लेकिन अमला नहीं है। अमले के अभाव में बीमार जनता बहुत परेशान होती है। कई व्यक्ति इलाज के अभाव में बीमारी के शिकार हो रही हैं। अभी तक चिकित्सालय में अमले की पदस्थापना नहीं की गई है। वास्तविक रूप से वर्तमान में अस्पताल का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। वहां डॉक्टर, ड्रेसर और अन्य अमला तत्काल नियुक्त किया जाए। श्रीमान जी, हमारी विधानसभा के अंतर्गत 30 किलोमीटर नवीन मार्ग, मुख्यालय की मुख्य सड़क बनवाने, उनकी मरम्मत करने संबंधी कई बार कार्यपालन मंत्री, माननीय मंत्री, प्रमुख अभियंता, सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्रशासकीय स्वीकृति के लिए प्राक्कलन के साथ प्रस्ताव दिए गए तथा पत्राचार भी किया जाता रहा है और अभी भी किया जा रहा है, परंतु प्रस्ताव का अनुमोदन अप्राप्त है। सुनने में आ रहा है कि बजट के अभाव में यहाँ की सड़कें नहीं बन पा रही हैं और न ही उनकी मरम्मत कर पा रही हैं। यहाँ का रास्ता अभी भी बहुत ही खराब है। यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से उसका कोई नामो निशान नहीं रह गया है। अच्छी सड़क न होने के कारण राहगीर एवं राहवासियों को आने जाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कोई न कोई दुर्घटना अक्सर होती रहती है। विभागीय लापरवाही, उदासीनता के कारण ग्रामवासियों में विभाग के प्रति भारी असंतोष है। कृपया मंत्री महोदय ध्यान देने का कष्ट करें। सभापति जी, मेरा निवेदन है कि प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव अनुमोदित किया जाए, अच्छी सड़क बनाई जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता जो मेरे परम मित्र हैं, उनके जिले में नील और वन गाय का भारी प्रकोप है। वे एक दिन में कई हेक्टेयर फसलें चौपट कर जाती हैं। मुआवजा देने के लिए नियमों में प्रावधान किया जाए ताकि किसानों को हुई हानि के एवज में मुआवजा मिल सके। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 से 3 हजार वन गाय घूम रही हैं। प्रतिदिन किसी न किसी किसान की बहुमूल्य फसल चौपट कर रही हैं। मैं जनता का प्रतिनिधि हूं, इसलिए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस समस्या के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए किसानों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। किसानों के फसल को हो रही हानि पर मुआवजा नहीं मिलने से उनको संकट का सामना करना पड़ रहा है। महोदय, यहाँ पर मानव अधिकार के बारे में चर्चा हो रही है। मानव अधिकारों के विश्लेषणों से स्पष्ट हो जाता है कि इस मामले में सभी देशों को मिलकर समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मेरे विचार से केवल राजनीतिक, सांस्कृतिक या सामाजिक अधिकारों में से किसी एक को ही
तरजीह देने से समस्या नहीं सुलझाई जा सकती। हम इतिहास के मुकाम पर पहुंच चुके हैं, वहां तक यह कतई नहीं कहा जा सकता है कि केवल राजनीतिक अधिकार मिल जाने से बाकी अपने आप हो जाएगा। यह असंभव लगता है क्योंकि राजनीतिक आर्थिक अधिकार घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हम आम तौर पर मानते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कभी अकाल की स्थिति निर्मित नहीं हो सकती है। दूसरी तरफ मलेशिया के अनुभव से यह सिद्ध हो जाता है कि तेज रफ्तार से आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक नहीं है कि राजनीतिक आजादी या बुनियादी सांस्कृतिक अधिकारों में हर प्रकार से कटौती कर बैठें। मूलतः ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मलेशिया के अंदर स्थितियां बिल्कुल आदर्श हो गई हैं। वहां सार्वजनिक जिम्मेदारियों की कमी हो गई है, श्रेष्ठी वर्ग का वर्चस्व हो गया है, पुरातन पंथी राजनीतिक संस्कृति से संबंधित अनेक तरह के बंधनकारी कानून कायदे प्रचलित हैं। यह बात सही है कि कमोबेश 4 दशक की अवधि में मलेशिया द्वारा अपने अधिकारों की हिफाजत करने के लिए प्रयास किया जाता रहा है। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। 140 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।